हेलो बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा जो मॉडल प्रश्न प्रीवियस ईयर का है उसको सॉल्व करवाया जा रहा है। देखिए ये 23-24 का है और ये कक्षा 12 के लिए है और विषय आपका है इतिहास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है आपका अब देख लीजिएगा कि घग्गर नदी के किनारे है। कोट दीजी ये भी अब देख लीजिएगा कि सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा ये रावी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का अगर बोल देगा तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लेकिन भारत के बात अगर कर दिया जाए तो आपका बनावली हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखने हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो आप जानते हैं कि जो लोथल वाला डॉकयार्ड है ना, वहाँ पे आपका बंदरगाह था बहुत बड़ा। और ये लोथल वाला जो क्षेत्र है वो आपका कहाँ से संबंधित है, गुजरात से। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद चौथा चलते हैं कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद हुआ था। तो आप जानते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है उसमें 16 महाजनपदों की बात करता है, जिसमें आप देखिए मगध है, कौशल है, वत्स्य है, ठीक है, अवंती है, कंबोज है। ठीक है, ये सारा तक्षशिला, तक्षशिला नहीं, ये तक्षशिला आप वहाँ विश्वविद्यालय थी। तो ये सारा जो हम 16 महाजनपद है वो बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अस्मक अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा छठा में लिखा हुआ अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, उसके बाद इंडिका इंडिका की रचना किसने की। तो मेगास्थनीज, हम लोग जानते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर थे उसके दरबार थे, जिसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। तो जो राइटर हैं मेगास्थनीज, उन्होंने ही क्या किया था, आपका इंडिका नामक रचना किया था। ठीक है, ग्रंथ की। उसके बाद चलिए महाभारत युद्ध का कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन। ठीक है, उसके बाद चलिए नौवां देखिए स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में स्तूप है। ये यहाँ पे जैसे बुद्ध से संबंधित कोई चीज़ है या ठीक है, हड्डी या फिर अवशेष, उसको रख दिया जाता है, ईंटों से ढक दिया जाता है, उस पे ऊपर स्तूप संरचना बना दी जाती है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो काफ़ी आसान है, आप लोग जानते हैं महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था, है ना। उसके बाद आते हैं और इनकी जो मृत्यु है वो भी याद रख लीजिएगा, का पावापुरी में हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुक्तिदाता की जो कल्पना की गई है वो आपका महायान। तो हम लोग देखते हैं दो प्रकार की यान थी, एक हीनयान और दूसरा क्या क्या थी, महायान। ठीक है, तो ये जो विभक्ति हुआ है हीनयान और महायान में, आप जानते हैं कि जो चौथी संगति हुई थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ था। आप जानते हैं कुषाण साम्राज्य के कनिष्क की काल में हुआ था, है ना, कार्यकाल में। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म, एक महायान और दूसरा हीनयान। ठीक है, तो यही याद रखिएगा कि ये यान से संबंधित होता है। महा मतलब विशाल, यान मतलब वाहन। ठीक है, तो विशाल वाहन। ठीक है, 11 हो गया। अब हम लोग आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन में, क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ये भी आपका आसान है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। जो पुराण है वो आपका 18 पुराण है ना। उसके बाद आते हैं अल बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। अल बरूनी को किस भाषा की जानकारी नहीं थी।
तो देखिएगा अल-बरूनी को जो भाषा देखिए सीरियाई भाषा था, फ़ारसी और संस्कृत भी था, यूनान भाषा की जानकारी नहीं थी, ठीक है? अब आते हैं कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? ये काफ़ी आसान है, इब्न बतूता जो रचना किया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिहला का। अल हिंद जानते हैं अल-बरूनी की आईन अकबरी और बाबरनामा खुद बाबर ने किया था। आईन अकबरी जो जानते हैं कि आप जो रचना किया गया था अबू फजल, ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अबू फजल है, आईन अकबरी का रचना किया गया है। उसके बाद आपको आते हैं पीर का अर्थ क्या है, ठीक है? तो जैसे देखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु, ठीक है? तो ये जो पीर शब्द है वो इस्लाम धर्म में ज़्यादा उपयोग किया जाता है ना। चलिए उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये भी आप जानते हैं कि अजमेर में है ना। संत मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, ठीक है? उसके बाद आइए कि अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं? एक देखिएगा, एक अलवार है, दूसरा नैनार। तो अलवार जो है वो आपका विष्णु की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की, और जो नैनार है वो आपका भगवान शिव की उपासना करते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? तो इसमें दो व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान दिए थे 1336 के आसपास की ईस्वी में। तो हम लोग देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था वो हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था, ठीक है? उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन है तेलुगु साहित्य अमुक्ता मल्य की रचना किसने किया था? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसका जो रचना है वो आपका किया गया था कृष्ण देव राय द्वारा, ठीक है? याद रखिएगा दो तेलुगु साहित्य जो विजयनगर साम्राज्य में है, संगम, सलू, तुलु, अरवेडु। तो ये 4 वंश थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कृष्ण देव राय जी क्या रचना है, अमुक्त माल्यद, ठीक है? अब आते हैं अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा जो रचना किया गया था वो आपका बिल्कुल सही सोच रहे हैं अबू फजल, जो आईन अकबरी का ही पार्ट है ना? मतलब अकबरनामा का ही पार्ट आईन अकबरी है। चलिए अबू फजल का रचना है ये। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं जैसे दामिने कोह क्या है? तो दामिने कोह एक भूमि है ना? कहाँ से रिलेटेड है? संथालों से, ठीक है? तो आप देखिएगा झारखंड का संथाल परगना ये वाला क्षेत्र है, इसको दामिने कोह कहा जाता है, ठीक है? अब आते हैं 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो जो 1793 में बंगाल के जो गवर्नर थे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है? उसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है? और बाद में दिल्ली पहुंचा था और धीरे धीरे एक्सटेंड हुआ था, है ना? उसके बाद देख लेते हैं कि सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो सहायक संधि जो व्यवस्था किया गया था वो आपका वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया था। राजहड़प की नीति डलहौजी द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग ने रिंग ऑफ फेंस की नीति लाया था। क्या लाया था? रिंग ऑफ फेंस, ठीक है? ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 में लिखा हुआ है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? देखिए फरवरी, कभी कभी आपको आंसर में 5 फरवरी भी रह सकता है, 4 फरवरी भी रह सकता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले विषय है। तो ज़्यादातर अगर 4 फरवरी है तो उसी को आप अप्रोच कीजिए, तो 4 फरवरी 1922 को, ठीक है? उसके बाद देख लीजिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे आपका? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद चलिए भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना? और लेकिन अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, है ना? चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये सबको पता है ना? जो पूर्ण रूपेण लागू हो गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी दिन हमारा जो देश था गणतंत्र बन गया था, ठीक है बच्चों? देखिए आज का अंतिम प्रश्न यही है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बच्चों?